दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से अगला एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करें। इससे पहले कि अपने घर के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी लग्जरी गाड़ियों के काफिले और सूट बूट पहने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देखकर शिवा कुछ समझ पाता। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे यहाँ तो सच में वो चमत्कारी फल लगे हैं, देखो वो वहां। इतना कहकर उस बॉडीगार्ड ने पेड़ की सबसे ऊंची डाली की तरफ इशारा किया। उसकी बात सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, इसका मतलब राव साहब ने ठीक कहा था। अफसोस, उनका गणित सही नहीं बैठा। बेचारे बिना बात ही खून की उल्टियां करते हुए मारे गए। अच्छा, अब देर मत करो, जल्दी से ऊपर चढ़ो और वो चमकीला फल तोड़ कर लाओ। इस बार तो हम उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा कर ही रहेंगे। वैसे भी इस बार इनाम की रकम भी बहुत मोटी है। उस बॉडीगार्ड के चिल्लाते ही 5-6 मुष्टंडे जैसे दिखने वाले बॉडीगार्ड उस दिव्य नाग के खून से सने उन दिव्य फलों को तोड़ने के मकसद से उस पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगे। ये देखकर शिवा ने सोचा, अगर उन्हें मेरे खून से सने फल चाहिए तो पहले उन्हें मुझसे पूछना होगा। और वहीं बालकनी से कूदने की वो तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर आसपास के घरों की खिड़कियों पर पड़ी। कुछ घरों की लाइटें जल चुकी थी और लोग अपना सर बाहर निकालकर झांक रहे थे। इसीलिए शिवा ने सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाना ही ठीक समझा। शिवा सीढ़ियों से होकर टहलता हुआ नीचे तक आ गया और उस पेड़ के पास पहुंचकर वहां का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि वहां लगभग 30 के आसपास बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं और सभी केरल के मशहूर मार्शल आर्ट फॉर्म कलरीपट्टू में भी माहिर लग रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला सूट बूट और कलरीपट्टू की महारत देखकर ही लग रहा था कि वो किसी बहुत ही खास और जाने माने खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन्हीं बॉडीगार्ड्स के बीच एक लाल रंग का चमड़े का कोट पहने लंबी और रौबीली औरत भी थी, जो इन सारे गार्ड्स को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो इन सब की लीडर है। उसी लड़की ने सबसे पहले शिवा को बरगद के पेड़ के नजदीक आते हुए देखा, लेकिन शिवा का यूं बेपरवाह होकर वहां टहलना शायद उसे रास नहीं आया और उसने लगभग डांटते हुए शिवा से कहा, ओ हीरो, यहाँ क्या कोई तमाशा चल रहा है या कोई मदारी का खेल हो रहा है जो तू यहाँ टहलता फिर रहा है? चल भाग यहाँ से। उस लड़की के इस तरह बदतमीजी से बात करते ही शिवा की देरियां चढ़ गई। उसकी नसों में उबाल आने लगा और उसका पूरा शरीर गुस्से से जलने लगा। शिवा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो उस लड़की को घूर कर देखने लगा। अगले ही पल शिवा ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए उस लड़की से विनम्रता के साथ पूछा, ये पुराना बरगद का पेड़ एक सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो मैं भला यहाँ क्यों नहीं आ सकता? उस लड़की को शिवा से उल्टे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए शिवा की बात सुनकर उस लड़की ने शिवा का मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत जबान चल रही है, लगता है शरीर के साथ साथ इसके दिमाग पर भी चर्बी चढ़ गई है। उस लड़की की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? लेकिन इस बार शिवा की बात सुनकर वो लड़की गुस्से से भर गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आगे आप फिर बताती हूँ क्या कहा। लड़की की बात सुनकर शिवा ने बेपरवाह आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा तुम बुला रही हो तो ये लो, मैं आ गया। इतना कहकर शिवा उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। शिवा का बेबाक और रौबीला अंदाज देखकर वो लड़की पूरी तरह से चिढ़ गई। उसने चिल्लाते हुए अपने गुंडों से कहा, देखो जरा इस लड़के को। उस लड़की की आवाज सुनते ही पास खड़े 2 गार्ड्स शिवा को उठाकर फेंकने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, 1 मिनट रुको। शिवा ने पलटकर उस आवाज की दिशा में देखा तो भीड़ में से निकलकर एक बुजुर्ग उसके सामने आकर खड़े हो गए। झुर्रियों से भरे उस बुजुर्ग के चेहरे पर सौम्यता और शालीनता के भाव थे, लेकिन उसकी ठोड़ी पर बना पुराना गहरे घाव का निशान उनके अतीत की कहानी कह रहा था। जैसे ही उस बुजुर्ग ने शिवा को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने शिवा के पास आकर उसके चेहरे को गौर से देखा और खुशी से चहकते हुए कहा, छोटे मालिक शिवा, क्या आप ही हो ना? आप ठीक हो गए? शिवा को उस बुजुर्ग की आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था।
पहचानता भी कैसे? धरती लोक से गए भले ही उसे 2 साल हुए थे, लेकिन नागलोक में तो उसके लिए 2 साल 2000 साल की तरह बीते थे। तो शिवा ने चौंकते हुए कहा, माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। शिवा की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका मुरली काका, मुरली नाथन, याद है? आपके पिताजी के दवाखाने में काम करता था। उन्होंने तो बताया नहीं कि आप ठीक हो गए। शिवा को अपने सामने तंदुरुस्त देखकर मुरली काका के चेहरे पर खुशी की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सोचकर शायद शिवा मुरली काका का जानकार है, शिवा की तरफ बढ़ते गार्ड्स वहीं रुक गए। मुरली काका का नाम सुनते ही शिवा उन्हें पहचान गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुरली काका, आप कैसे हैं? आप तो जैसे गायब ही हो गए थे। जब शिवा के दादाजी ने शिवा के पिता को अपने घर से निकाल दिया था तो उन्होंने अपना एक छोटा सा दवाखाना खोल दिया था। मुरली काका उनके उसी दवाखाने में काम करते थे। बहुत साल पहले एक बार जब कुछ गुंडों ने उनके दवाखाने पर हमला किया था तो मुरली काका ने अपनी जान पर खेलकर शिवा के पिता की जान बचाई थी। उनकी ठोड़ी पर वो पुराने घाव का निशान उन्हें शिवा के पिता की जान बचाते वक्त ही मिला था। शिवा के पिता अक्सर उस घाव को देखकर शिवा से कहा करते थे कि ये घाव उनकी और मुरली काका की दोस्ती की निशानी था। शिवा और मुरली काका आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में वो लाल चमड़े का कोट पहनी लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मुरली काका ने झुककर उसे सलाम करते हुए कहा, छोटे मालिक, ये सभी स्वामी खानदान के लोग हैं। मैं यहाँ इन्हें इस पेड़ के फल तोड़ने के लिए लेकर आया हूँ। इतना कहकर मुरली काका ने धीमे स्वर में शिवा के कान के पास आकर कहा, ये नंदिनी मेम साहब है, उस्ताद रंगा स्वामी की पोती। समझने की कोशिश कीजिए छोटे मालिक, ये बड़े लोग हैं, हमें इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। स्वामी खानदान पूरे कोयम्बटूर में सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनके पास नाम, पैसा और ताकत तीनों की कोई कमी नहीं थी और फिलहाल नंदिनी उस खानदान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। शिवा के मन में मुरली काका के लिए बहुत इज्जत थी, इसलिए उनकी बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुरली काका, आपको फलों की डाली ही चाहिए ना, तो इसके लिए आप में से किसी को भी उस पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि शिवा अपनी बात पूरी कर पाता, नंदिनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? इतना कहकर नंदिनी ने मुरली काका की तरफ देखते हुए कहा, मुरली, मैंने तुम्हें यहाँ उस दवाई की पहचान करने के लिए बुलाया था, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। उसके बाद नंदिनी ने अपने गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और वो फलों की डाली तोड़ कर लाओ। बरगद का पेड़ पत्तियों से ढका हुआ था और वो फल जिन पर उस दिव्य नाग के खून की बूंदें गिरी थी वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लगे थे। इसलिए नंदिनी की बात सुनते ही वहां मौजूद गार्ड्स फुर्ती से उस बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगे। एक गार्ड उस डाली से कुछ ही दूरी पर था कि तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, मिल गया। लेकिन जैसे ही वो गार्ड उस फल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। गनीमत थी कि पेड़ से गिरते वक्त वो दूसरी डालियों से टकराता हुआ नीचे गिरा था, नहीं तो वो सीधा सर के बल गिरता और वहीं मारा जाता। इससे पहले कि बाकी के लोग उस गार्ड को संभाल पाते, दूसरा गार्ड भी चिल्लाते हुए जमीन पर आ गिरा। उसके बाद धीरे धीरे पेड़ पर चढ़े सारे गार्ड्स एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। ये देखकर नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? वो फल है कि कोई भला? नंदिनी की बात सुनकर जमीन पर पड़े एक गार्ड ने दर्द से कराहते हुए कहा, पता नहीं मैम, लेकिन जैसे ही मैंने उस फल के पास जाने की कोशिश की, मुझे बिजली का एक जोरदार झटका लगा और मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उन लोगों की हालत देखकर शिवा ने मन ही मन कहा, कुछ भी कहो, लेकिन इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। इनमें से तो कुछ के हाथ पैर भी टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटना चाहते। यहाँ शिवा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और वहां नंदिनी ने अपने गार्ड्स को भेजकर बिजली से चलने वाली आरी मंगवा ली थी। जैसे ही शिवा की नजर उस आरी पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए नाव में सर हिलाने लगा, जिसे देखकर पहले से परेशान नंदिनी के गुस्से का पारा और चढ़ गया।
नंदिनी ने शिवा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है ना, लगता है पिटने का शौक है तुम्हें। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा ने झट से जवाब दिया, अब तुम इतनी बेवकूफ हो तो हंसी तो आएगी ना। शिवा की बात सुनकर नंदिनी चिढ़ गई। उसने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, बच्चू, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर इतनी अकड़ है तो आओ, तुम तोड़ के दिखाओ ये फल। नंदिनी की बात सुनकर शिवा प्यार से मुस्कुराया और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। शिवा की बात सुनकर नंदिनी चौंक गई। अब तक उसे इतना तो समझ आ गया था कि बरगद के पेड़ पर लगे वो फल कोई आम फल नहीं है, लेकिन शिवा को फल तोड़ने के लिए उकसाकर मौत के मुंह में धकेल देने का ख्याल उसे परेशान करने लगा था। हालांकि शिवा के आत्मविश्वास को देखकर एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद शिवा वो फल तोड़ लाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने इस ख्याल को खारिज कर दिया और मुरली काका की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मुरली, अब तुम भी इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत अकड़ है ना इसमें। अभी पेड़ से गिर के अपनी हड्डियां तोड़वाएगा तो सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। लेकिन तब तक शिवा बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। उसने नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मोहतरमा, मैं गिरूंगा तो तब ना जब मैं इस पेड़ पर चढ़ूंगा। शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम इस पेड़ पर नहीं चढ़ोगे तो क्या इसके फल अपने आप चल के तुम्हारे पास आएंगे? नंदिनी का कटाक्ष सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, ये फल खुद मेरे पास आएंगे। इतना कहकर शिवा ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसमें फूंक मारी और हल्के हाथ से पेड़ के तने पर घूंसा चढ़ दिया। उसके हल्के हाथ का घूंसा भी उस सैकड़ों साल पुराने पेड़ के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। घूंसा पड़ते ही पूरा पेड़ जड़ समेत हिल गया। तो क्या शिवा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नंदिनी को गलत साबित कर देगा? कौन है स्वामी खानदान के बड़े उस्ताद और ऐसी कौन सी बीमारी थी उनको जिसका इलाज सिर्फ उन दिव्य फलों से ही किया जा सकता था? स्वामी खानदान के वैद्य को उन दिव्य फलों के बारे में सब कुछ पता था, तो क्या वो शिवा के बारे में भी सब कुछ जानता था? जानने के लिए सुनिए